आ जाते हैं स्क्रीटी प्रोडक्ट में। हम लोग को सबसे पहले जो पढ़ना है वो है अमोनिया। दूसरा जो पढ़ना है वो है यूरिया और तीसरा जो है वो है यूरिक एसिड। सबसे पहले जब एक्वेटिक हैबिटेट के एनिमल आए तो उनमें सबसे ज़्यादा जो स्क्रीटी प्रोडक्ट था वो अमोनिया था। अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक हुआ करता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन हुआ वैसे ही टॉक्सिसिटी जो स्क्रीटी प्रोडक्ट की वो घटती चली गई, यानी कि ये सबसे लीस्ट टॉक्सिक था। अब एक बात यहाँ पर ध्यान देना है, अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक होने के बावजूद भी एक्वेटिक हैबिटेट में क्यों पाई गई? क्योंकि ये एक्वेटिक हैबिटेट में जब ये स्क्रीट आउट हुआ करती थी तो वहाँ पर इतना सफिशिएंट वाटर हुआ करता था, पानी हुआ करता था कि उसको डाइल्यूट करके अपने जनरल बॉडी सरफेस से इजीली डिफ्यूज कर देती थी। यानी कि इसका जो हुआ करता था वो GBS के थ्रू, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू डिफ्यूजन हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन हुए, जैसे जैसे टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन हुए वैसे ही पानी की कमी होना शुरू हो गई। जब पानी की कमी होना शुरू होगी तो इसका मतलब ये हो गया कि उनका जो स्क्रीटी वेस्ट है वो टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि डाइल्यूशन के लिए पानी नहीं था। इसलिए हमने क्या किया, अमोनिया जो बाई प्रोडक्ट के रूप में बना करता था उसको हमने लीवर में यूरिया या यूरिक एसिड में कन्वर्ट कराना शुरू कर दिया। यूरिया साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल, या इसको हम बोल सकते हैं क्रेब हेंसलेट साइकिल, इसके द्वारा ये यूरिया कन्वर्ट हुआ करता था। और किससे? अमोनिया से। और ये जो यूरिया हुआ करता था और यूरिक एसिड होता है, दोनों को स्क्रीट आउट करने के लिए जरूरत पड़ने लगी किडनी की। यानी कि पहली बात ये आपको याद होना चाहिए कि अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक होगा, एक्वेटिक जनरल बॉडी सरफेस से डिफ्यूज होगा, ये दोनों टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन में होंगे, यहाँ पर दोनों में किडनी का यूज होगा, यानी किडनी स्क्रीटी वेस्ट को निकालने में मदद करेगी। फिर एक कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखते हैं। कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि शुरू एक्वेटिक हैबिटेट में कोई एनिमल रहा होगा, फिर इसके बाद वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को अडाप्ट किया होगा, फिर इसके बाद और एक्सट्रीम अगर टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन होता है तो वो ये हो सकता है कि वो पानी से और दूर चला जाए, यानी कि हवा में उड़ने लगे या पेड़ में चढ़ने लगे, दीवारों पे रहने लगे, तो इसका मतलब उसको पानी की और ज़्यादा क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी या उसके मिलने की संभावना कम हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर हम लोग एक टेरेस्ट यहाँ पर पानी में देखें तो क्या था, अमोनिया था। फिर इसके बाद थोड़ा सा पानी निकल के ज़मीन में आया तो वहाँ पर यूरिया था। और फिर जब ऊपर चढ़ा, दीवालों में, पेड़ पे चढ़ा, हवा में उड़ा, तो वो यहाँ पर यूरिक एसिड था। अब ये देखना है आपको कैसे ये इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है। यहाँ पर ऐसे समझना है, पहले ए आता है, फिर यहाँ पर यूरिया, यूरिक एसिड में UR कॉमन है, लेकिन इसमें E पहले आता है, इसमें I बाद में आता है। तो इसी हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में समझ लेंगे कि अमोनिया पहले एक्वेटिक में आया, फिर जैसे एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल में आया तो यूरिया, और फिर इसके बाद दीवार में चढ़ने लगा, हवा में अगर उड़ने लगा तो इसका मतलब हो जाएगा यूरिक एसिड। अब देखते एक्वेटिक हैबिटेट पे जो अमोनिया निकल रहा है, अगर उसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो उसे बोनी फिश, एक्वेटिक एम्फीबियन और एक्वेटिक इंसेक्ट एग्जाम्पल आ जाते हैं। तो इसमें जो एग्जाम्पल आएगा एक्वेटिक एम्फीबिया, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं टैडपोल लार्वा होगा। जो फ्रॉग का लार्वा होता है वो पानी में रहेगा, इसलिए एक्वेटिक एम्फीबियंस एक एग्जाम्पल ये हो गया। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लेते हैं इसका, तो दूसरा एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं एक्वेटिक इंसेक्ट। एक ये एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जो बोनी फिशेस होती हैं, बोनी फिश होती हैं उनको, ये जो बोनी फिश होती है मोस्टली फ्रेश वाटर फिश होती हैं। ये आप कार्टिलेजियस और बोनी फिश के डिफरेंस में हमने एक ट्रिक बताई थी, उससे भी देख सकते हो। तो एक्वेटिक इंसेक्ट में, बोनी फिश में और एक्वेटिक एम्फीबियन टैडपोल लार्वा में ये पाया जाएगा। एक्चुअली देखो तीनों जो एग्जाम्पल हमें एनसीईआरटी में मिले वो तीनों एक्वेटिक हैबिटेट के थे। अब यूरिया की बात कर लेते हैं। तो
जो टेरेस्ट्रियल जितने भी एग्जाम्पल है टेरेस्ट्रियल के, उसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो पहला एग्जाम्पल हो जाएगा एम्फीबिया, वो भी टेरेस्ट्रियल एम्फीबिया। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो पहला एग्जाम्पल हम लोग फ्रॉग ले सकते हैं और दूसरा एग्जाम्पल सैलामेंडर ले सकते हैं। अगर हम लोग इसके यूरिया के दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो ये ह्यूमंस में होता है, हम लोग होते हैं। फिर अगर तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो उसमें जो कार्टिलेजिनस फिशेस हमने पढ़ा था, कार्टिलेजिनस फिशेस, उसमें कौन सी होती हैं? मोस्टली मेराइन फिश होती हैं। ये सारी डिफरेंस मैंने बताया है मेराइन फिश। तो इनमें क्या होता है? यूरिया होती है। यूरिक एसिड में, अब यूरिक एसिड के एग्जाम्पल अगर हमें रटना है तो एक बात तो हमने बताया था कि जो हवा में रहेंगे, हवा में कौन कौन से रह सकते हैं, उड़ कौन सकते हैं, दीवारों में कौन रह सकते हैं? तो दीवारों में रहने वाले रेप्टाइल बोल सकते हैं आप। दूसरा क्या बोल सकते हो? बर्ड बोल सकते हैं, वो भी हवा में उड़ेंगे। और इंसेक्ट बोल सकते हैं। ये इतने एग्जाम्पल हमें बेसिकली याद रखना है। एक एग्जाम्पल जो और बोला गया है एनसीईआरटी में, वो लैंड स्नेल हो सकता है। यहाँ पर एग्जाम्पल ये हो सकता है लैंड स्नेल, घेंगा जिसको बोलते हैं। तो इतनी बातें हमने समझ ली है यहाँ पर। अब एक बार जो चीज़ हमें देखनी है, कुछ ऑर्डर्स देखने हैं, उनमें अगर पूछा जाए टॉक्सिसिटी का ऑर्डर देखा जाए तो टॉक्सिसिटी का ऑर्डर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन सा होगा? अमोनिया होगा। फिर क्या होगा? यूरिया होगा। फिर यूरिक एसिड होगा। ये तो पहले ही हमने बता दिया। दूसरा ऑर्डर अगर देखा जाए वाटर कंजर्वेशन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो वाटर कंजर्वेशन इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, यानी कि अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। सबसे ज़्यादा वाटर कंजर्वेशन कहाँ होता है? यूरिक एसिड में। यहाँ तक कि जो इसका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो सॉलिड पेलेट के रूप में निकलता है। किसमें? यूरिक एसिड, बर्ड्स वगैरह में। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि एटीपी यानी एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस, तो सबसे बड़ी बात ये है जो अमोनिया है वो पहले कन्वर्ट होता है यूरिया में, और अगर उसको यूरिक एसिड बनाना होता है तो फर्दर फिर वो कन्वर्ट होता है यूरिक एसिड में। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है, सबसे ज़्यादा एटीपी की ज़रूरत होती है, तो वो किसको बनाने में यूज़ होती है? यूरिक एसिड को। यानी कि सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं? यूरिक एसिड। तो यानी अमोनिया में सबसे कम एटीपी लगेगी, फिर इसके बाद यूरिया में, फिर इसके बाद हम बात करेंगे यूरिक एसिड में सबसे ज़्यादा एटीपी लगेगी या एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब लास्ट में जाते जाते एक कॉन्सेप्ट को ज़रूर सुन लेते हैं यहाँ पर, जो दिमाग में हमेशा आ सकता है कि एक्चुअली बोनी फिश है यहाँ पर, और हमने बोनी फिश को बताया कि अमोनिया स्कीट आउट करता है, और ये अमोनिया स्कीट आउट करता है, और अमोनिया को हमने बोला जनरल बॉडी सरफेस से स्कीट आउट करता है। अब अगर बोनी फिश के स्ट्रक्चर को देखें तो उसके ऊपर हमने बोला था स्केल की कवरिंग होती है। जब स्केल की कवरिंग होगी तो इसका मतलब है कि जनरल बॉडी सरफेस से कैसे डिफ्यूज होगा। तो इसके लिए ये ध्यान रख सकते हैं हम लोग कि ये जो बोनी फिशेस होती हैं, इनमें जो डिफ्यूजन होता है वो गिल्स की मदद से होता है। यानी गिल्स के द्वारा डिफ्यूजन होता है अमोनिया का। कब? बोनी फिशेस में। और ये बोनी फिश जो होती है मोस्टली कैसी होती हैं? फ्रेश वाटर फिशेस। तो ये हमें सारा का सारा याद हो गया। एक बार हम जल्दी से इसको सुन लेते हैं, इसके एग्जाम्पल को। हमने बोला सबसे पहले जब एक्वेटिक हैबिटेट में रहेगा तो अमोनिया आएगा, फिर बाद में जैसे वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आएगा तो यूरिया में कन्वर्ट होगा, और इसके बाद और वाटर कंजर्वेशन की जरूरत होगी अगर वो लिजार्ड है, बर्ड हैं जो हवा में रहेंगे, पेड़ पर जाएंगे, और उनमें हो सकता है एग्जाम्पल लैंड स्नेल, रेप्टाइल, बर्ड और इंसेक्ट। जो यूरिया के एग्जाम्पल हैं, यूरिया में हम लोगों ने टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन यानी फ्रॉग और सैलामेंडर पढ़ा, ह्यूमन पढ़ा, और क्या कहते हैं कार्टिलेजिनस फिश यानी मेराइन फिश पढ़ा। जो अमोनिया है उसके एग्जाम्पल हमने एक पहले पढ़ा कि एक्वेटिक एम्फीबियंस हैं, यानी टैडपोल जो लार्वा फ्रॉग का होता है, दूसरा एक्वेटिक इंसेक्ट होता है, और तीसरा और लास्ट एग्जाम्पल होता है बोनी फिश एंड फ्रेश वाटर। अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करने वाले एनिमल को अमोनोटिलिक, यूरिया को एक्सक्रीट करने वाले एनिमल को यूरियोटिलिक, और यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट करने वाले को यूरिकोटिलिक बोलते हैं। एनसीईआरटी बायोलॉजी को सुनने के लिए कुकू FM को डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में